Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। वो पहला सवाल तो यही है कि कांग्रेस की आंधी, कांग्रेस की सुनामी, कांग्रेस की लहर, कुछ ऐसा अभी तक रुझानों में नजर नहीं आया। क्या आप कारण मानते हैं इसका? बिल्कुल सही कह रही है सोनिया जी, एकदम नहीं आया। और जो हालांकि मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं कही थी, लेकिन मेरा जो ब्रॉड अनुमान था, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, न्यूज तक पे आके कहा भी था मैंने, मुझे लग रहा था, जैसा तमाम पर्यवेक्षकों को लग रहा था, और मैं कह रहा था इसमें कोई सेफोलॉजी नहीं है, आप तो हरियाणा की सड़क पे घूमो तो ये स्पष्ट है कि कांग्रेस की मेजोरिटी आ रही है। बस सिर्फ फर्क ये है कि अब हवा चलेगी, लहर चलेगी, आंधी आएगी, सुनामी आएगी, ये इसका पता नहीं। वो अनुमान बिल्कुल स्पष्ट रूप से गलत निकला है। अभी तक के जो रुझान है, और खाली रुझान नहीं है, अब लगता है इसमें बहुत बदलाव नहीं आएगा। अब से 2 घंटा पहले मुझे लग रहा था कि नहीं, ये तो बहुत अनस्टेबल से रुझान है, लेकिन अब हम ऐसा कह सकते हैं कि मोटे तौर पे रुझान स्टेबल है। और इसका मतलब है कि मुझ जैसे लोगों का अनुमान गलत था। अ, जमीन पर कुछ था, कोई अंडर करेंट था जो पकड़ने में हम पूरी तरह से असमर्थ हुए। तो जब भी हैरानी होती है, पिछले 30-35 साल से मैं चुनाव देख रहा, अगर कुछ चुनाव मेरे मन में अटकते हैं जहां लगता है कि इतना हैरानी का परिणाम आया जिसको मैं समझ नहीं पाया, तो आज का हरियाणा का चुनाव उनमें से एक होगा, जिसका मेरे पास, जिसको समझने में कम से कम मैं तो पूरी तरह से असफल रहा। भविष्यवाणी भले ही ना की हो, लेकिन असफल रहा, ये मेरे को कहने में कोई गुरेज नहीं है। एक अंडर करेंट था। ऐसा मेरा अनुमान क्यों था, मैं 2-3 कारण बता देता हूं क्यों मैं इस आधार पे कह रहा था। पहला ये कि एक मोटी समझ थी कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की परफॉर्मेंस हमेशा असेंबली में थोड़ा खराब गिरती है। कांग्रेस की स्थिति असेंबली में, कांग्रेस और अन्य लोगों की स्थिति थोड़ा सा सुधरती है। दूसरा, आप सब लोगों की तरह मैं भी जमीन पे घूमा, और जमीन पे घूम के बिल्कुल क्लियर था कि बीजेपी डाउन है। और तीसरा, जितने भी तमाम ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल आए, मेरे विचार से तो एक भी एग्जिट पोल ने अपनी लोएस्ट रेंज में भी ये नहीं कहा कि कांग्रेस 40 के नीचे, 45 के नीचे आ सकती है। किसी ने मेरे ख्याल से नहीं कहा। तो इसलिए हैरानी हुई है। क्या गलती हुई होगी, मैं शुरू का अनुमान बता सकता हूँ आपको, थोड़ा और विश्लेषण करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जी, तो ये पहली जो कारण मानी। बीजेपी जी, बीजेपी ने जो एक ध्रुवीकरण का कार्ड खेला, कोई छुपा हुआ नहीं था, बीजेपी ने खुल के खेला था। 35-1 का कार्ड पहले भी खेला था, और हम लोगों को लग रहा था ना इस बार नहीं चलेगा, लेकिन वो कार्ड कहीं ना कहीं चला है। यानी कि ये जो जाट और गैर जाट के अंदर बांटने की बात थी, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि हरियाणा के काफी इलाके में कांग्रेस के खिलाफ ये आरोप चलता था, ये एक धारणा चलती थी कि भाई कांग्रेस की सरकार थी, इसका मतलब रोहतक सोनीपत की सरकार थी, एक समुदाय विशेष की सरकार थी। और बीजेपी ने जम के इसका प्रचार किया था कि देखिए दोबारा वही सब हो रहा है, और कांग्रेस की सरकार केवल जिला विशेष और विशेष की सरकार होगी। ये अंडर करेंट हो सकता है लोगों ने खुल के कहा ना, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर था। इसका खंडन करने में, लोगों को भरोसा देने में सफल नहीं। तो योगेंद्र यादव जी ये कहें कि कांग्रेस पार्टी ने अपना बना बनाया चुनाव बिगाड़ लिया। जो शैलजा वर्सेस हुड्डा वर्सेस सुरजेवाला, जो एक वक्त लग रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, कि शैलजा को मजबूती मिल रही है तो दलित वोट भी कांग्रेस के पास आएगा। अ, अ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दावा है, उनके बेटे का दावा है तो जाट वोट भी आएगा। ये जो रणनीति लग रही थी, बेसिकली बुनियादी तौर पर कांग्रेस इस लड़ाई में अपना चुनाव खराब कर रही थी, और आखिर में वही हुआ। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि कुछ ना कुछ कांग्रेस की तरफ से गड़बड़ हुई है, गलती हुई है, कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक मिस्टेक तो हुआ है। वो क्या है, ये ध्यान से देखना होगा। शैलजा जी ने अपना असंतोष जाहिर किया था, उससे कहीं ना कहीं ये मैसेज गया। लेकिन क्या शैलजा जी की बात पूरे हरियाणा के दलित समाज तक पहुंची और वो छिटक गया? इसका प्रमाण जमीन पे मुझे मिला नहीं। और दूसरा, आप ये भी देखिए कि जो खुद शैलजा जी का इलाका है, सिरसा, फतेहाबाद,
और आप आगे समझ लीजिए अंबाला तक आप उसको ले जाइए। वहां कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब नहीं है। वहां इनफैक्ट कांग्रेस जहां पे भी थोड़ा बहुत इलाका जहां कांग्रेस को गेन्स हुए हैं इस बार, वो यही इलाका है। सुरजेवाला जी ने इस बार चुनाव में अपने आप को मोटे तौर पे 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज तक सीमित करके रखा। तो क्या फैक्शनलिज्म सबसे बड़ी वजह थी? ऐसा मुझे नहीं लगा। और आपको सच बताऊं तो जब चुनाव शुरू हुआ, मुझे लग रहा था कि कांग्रेस के अंदरूनी घमासान के चलते कम से कम 30-40 जगह पे बागी उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे। अंततः केवल 20 जगहों पे खड़े। तो फैक्शनलिज्म एटलीस्ट उसके ओपन सेंस में वो शायद कम बात रही होगी, लेकिन उससे जो मैसेज गया कि भाई कांग्रेस में सिर्फ एक नेता की, एक जाति की, एक वर्ग की चलती है, वो मैसेज कहीं जनता में पहुंचा या बीजेपी उसको पहुंचाने में कामयाब रही, ऐसा लगता जी। योगेंद्र जी, ये जो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है, दरअसल लोकसभा चुनावों में जो नतीजे आए उसके बाद कहा गया कि बीजेपी का डाउन स्लाइड शुरू हो गया है। यहाँ से बीजेपी जो है, देश भर में जो उसकी हवा बनी हुई थी, वो उसका बबल फूट गया है। उसका लिटमस टेस्ट था हरियाणा। क्या हरियाणा ने, है। आपका म्यूट हो गया है। क्या क्या कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन हरियाणा के इस चुनाव में हुआ है, वो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन की संभावनाओं को धूमिल करेगा? झटका लगेगा, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, इस परिणामों के विश्लेषण के बारे में एक सामान्य नियम है कि अगर कांग्रेस जीत गई होती तो मेरे जैसे लोग क्या कह रहे होते, जो कह रहे होते उसका विलोम आज सच है। ये तो बात कहनी पड़ेगी ना। अगर कांग्रेस जीत जाती तो मैं कहता कि देखिए, हरियाणा का वोट सीधे सीधे झारखंड और महाराष्ट्र के वोटर को भले ही प्रभावित ना करे, लेकिन कार्यकर्ता के मनोबल को प्रभावित करता है, मूड को प्रभावित करता है, मोमेंटम को प्रभावित करता है। तो अब जाहिर है अगर कांग्रेस हारी है तो इसका नेगेटिव असर तो होगा ही। महाराष्ट्र के चुनाव में मोमेंटम, मूड, मोराल, इन सब पे नकारात्मक असर पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक झटका लगेगा। हरियाणा लिटमस टेस्ट नहीं था मगर पहला टेस्ट था, और पहला टेस्ट में फेल होना अब अपोजिशन के ऊपर इंडिया गठबंधन पे ज्यादा जिम्मेवारी डालता है। ज्यादा जिम्मेवारी डालता है कि अब इंडिया गठबंधन को सहेज के संभाल के रखा जाए और समझदारी से चुनाव में लड़ा जाए। और चुनाव की जो एक तरह की कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है, हरियाणा में शायद कांग्रेस को आ गई हो। मुझ जैसे लोगों को भी लगता था कि हाँ, ये तो जीता हुआ चुनाव है, इसमें क्या बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस तरह की कॉम्प्लेसेंसी ना आने दें और इसको और ध्यान से लड़ें, गंभीरता से लड़ें। ये बात आज जाहिर हुई। जी। योगेंद्र जी, राहुल गांधी पर इस पर जरूर बात करना चाहूंगा मैं कि लोकसभा चुनावों में जिस तरह के प्रदर्शन हुए, लोकसभा चुनावों में जिस तरह का प्रदर्शन हुआ, बीजेपी को झटका लगा। उसके बाद हमने पार्लियामेंट के अंदर एक एग्रेसिव राहुल गांधी को देखा। असल में पिछले 2 साल से राहुल गांधी जो चुनावों की तैयारी कर रहे थे, वो काफी हद तक उसमें एक कामयाब नजर आए। नतीजे जो भी रहे हों, लेकिन कोशिशें कामयाब नजर आई एक विपक्षी नेता के तौर पर उनकी। और लगा कि राहुल गांधी जो है, उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा। तमाम सर्वे उन्हें उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ाने लगे, पब्लिक के अंदर छवि बदली। हरियाणा में भी राहुल गांधी ने बहुत एग्रेसिव कैंपेनिंग की और कहा गया कि आखिरी मिनटों में, आखिरी लम्हों में राहुल गांधी ने जैसे अपने कंधों पर लेते हुए कांग्रेस को जिताने की जिम्मेदारी ली। एक नेता के तौर पर राहुल गांधी की छवि को भी झटका लगेगा इस चुनाव के नतीजों से? अब ये निष्कर्ष हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए पहली बात तो ये है कि ये चुनाव ना तो मोदी जी का चुनाव था ना राहुल गांधी का चुनाव था। अब जरूर है कि जीतने के बाद बीजेपी मोदी जी को श्रेय देगी, और अगर जीतती नहीं तो बीजेपी वाले कहते अरे मोदी जी थे ही नहीं चुनाव में। लगभग यही बात कि राहुल गांधी अगर कांग्रेस जीत जाती तो जरूर कहते कि राहुल गांधी की वजह से जीते, और आज नहीं जीते हैं तो बीजेपी वाले कहेंगे देखिए राहुल गांधी की वजह से हार गए। मेरे विचार से पहली बात तो ये कि मुख्यतः स्थानीय चुनाव था दोनों पक्षों की तरफ से। जहां तक राहुल गांधी की बात है, मैं समझता हूं कि इस चुनाव से 1.5-2 साल पहले तक जनता का बीजेपी से मोहभंग हुआ था। राहुल गांधी और कांग्रेस की लोकप्रिय, कांग्रेस के उभार की वजह से जो नॉन बीजेपी वोट था वो सारा कांग्रेस की तरफ आया।
राहुल गांधी और राष्ट्रीय नेतृत्व की एक विशेष जिम्मेवारी इस चुनाव में ये थी, ये सुनिश्चित करना कि ऐसा न दिखे कि सारी पार्टी एक परिवार, एक जाति, एक इलाके के हाथ में। वो शायद नहीं हो पाया। उसके लिए कुछ लोग कहेंगे राहुल गांधी ने जो किया उससे असर नहीं हुआ, लेकिन एक दूसरा तर्क भी है। क्या राहुल गांधी को कहीं ज्यादा कैंपेन करना चाहिए था? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, ताकि जनता को ये भरोसा दे सकते कि भाई पार्टी किसी एक परिवार, एक व्यक्ति, एक इलाके के हाथ में नहीं, पार्टी सबकी, ये भरोसा कांग्रेस नहीं दे पाई। तो ये, क्योंकि राहुल गांधी ने तमाम कोशिश की, राहुल गांधी ने हर जगह जाके कहा 36 बिरादरी की सरकार बनेगी, मेरिट के आधार पे होगा, सब बराबरी को बराबर, सब बिरादरी को बराबर हिस्सा मिलेगा, लेकिन कहीं ये मैसेज अंदर तक जा नहीं पाया। तो एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग ये भी हो सकती है कि राहुल गांधी और राष्ट्रीय नेतृत्व को कहीं ज्यादा एक्सटेंसिवली प्रचार करना चाहिए। तो ये संविधान, बीजेपी संविधान बदल देगी और बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी, राहुल गांधी का लगातार ये कहना कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, ये जो एक नैरेटिव बहुत पुख्ता तौर पर सेट हुआ था लोकसभा चुनाव में, तो ऐसा लगता है कि विधानसभा में आकर, चाहे वो बेरोजगारी, अग्निवीर जैसे जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, अब तो विधानसभा चुनाव ही होने हैं, लोकसभा चुनाव तो 5 साल बाद आएंगे, तो विधानसभा चुनावों में ये मुद्दे नहीं चल रहे हैं। ये मतलब संविधान, आरक्षण, जातीय जनगणना, ये एक फेल्ड कैंपेन हो गई। फेल्ड नहीं, पर दो तीन चीजें हैं। पहला तो ये कि संविधान का मुद्दा लोकसभा चुनाव में चला, विधानसभा चुनाव में उतना नहीं चला। बीजेपी की ये कोशिश कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी है, वो भी शायद कोई नहीं चली। कम से कम इन चीजों की कोई गूंज मैंने ना पक्ष में ना विपक्ष में बहुत ज्यादा देखी। रही बात जातीय जनगणना और ओबीसी की, देखिए हरियाणा में अगड़े पिछड़े का मामला उस तरह का बिल्कुल नहीं है जैसा कि उत्तर प्रदेश, बिहार में, क्योंकि हरियाणा में उस मायने में अगड़ों का वर्चस्व कभी रहा ही नहीं। जो सवर्ण हिंदू समाज है, उस संख्या की दृष्टि से और अपने सामाजिक आर्थिक हैसियत की दृष्टि से बहुत छोटा है हरियाणा। इसलिए उस तरह से अगड़े पिछड़े का सवाल हरियाणा में, और जातीय जनगणना हरियाणा में बहुत बड़ा सवाल बन नहीं सकता था, बना नहीं, लेकिन बाकी इलाकों के लिए रेलेवेंट रहेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। योगेंद्र साहब, मेरा एक सवाल ये भी कि जो साइलेंट वोटर है, अब की बार ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको पहचानने में गलती हो गई? वो गलती हुई मीडिया से, वो गलती हुई सर्वे करने वालों से, वो गलती हुई एग्जिट पोल करने वालों से भी। क्या हम ये माने कि एक तबका बीजेपी के साथ बड़ा सहज है? वो सहज इसलिए है क्योंकि उन जातियों को पॉलिटिकल स्पेस मिला है जिन जातियों को पहले स्पेस नहीं मिला था। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने एक स्पष्ट रणनीति के जरिए उन जातियों को स्पेस दिया जिन्हें पहले कम स्पेस मिला था, और केवल मुख्यमंत्री के स्तर पे नहीं। मुख्यमंत्री पहला पंजाबी था, दूसरा सैनी लेके आए वो लोग, और एक क्लियर रणनीति के तहत। ऐसा नहीं कि बीजेपी में जाट नेता नहीं थे, बीजेपी ने स्पष्ट सोच बना के और मैसेज देने के लिए किया कि देखो सिर्फ हम ही है जो कि गैर जाट को लेके आ सकते हैं। तो बीजेपी ने ये किया। निचले स्तर पे भी उन्होंने जाटों को टिकट भी कम दिया और बाकी समुदायों को ज्यादा टिकट दिया, वो सब बीजेपी ने किया। और एक सबक तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अब हरियाणा में कांग्रेस या कोई भी जो बीजेपी का मुकाबला करना चाहता है, उसको व्यापक लोगों को साथ लेने की कोई रणनीति बनानी होगी। और ये जो मुख्यतः जाट आधारित पार्टी, जो वास्तव में है नहीं है, उसमें तमाम कांग्रेस को दलित का भी समर्थन है, लेकिन ये जो छवि बनी है, इस छवि को तोड़ने की कोई प्रयास कांग्रेस को करना पड़ेगा। इसका उदाहरण आप उत्तर प्रदेश में ले सकते हैं। अखिलेश यादव की जब तक ये छवि रही कि भाई केवल यादवों की पार्टी है और मुसलमानों का वोट मिल जाता है साथ में, इसके बाहर किसी का नहीं, तब तक अखिलेश सफल नहीं हो पाए। लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके बाकियों को एकोमोडेट किया, तब वो सफल हो पाए। मैं समझता हूं यही एक सबक इस वक्त कांग्रेस के लिए